डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2021 की मंगल शुभकामनाएं। 2020 जैसे जैसे बीता तो 2020 में जो आपने थोड़ी सी सावधानी बरती है, जिसके कारण आप 2021 में सकुशल आ गए हो, मतलब इंटर कर चुके हो। 2021 को आप 21 मान के ही चलना। बोलते हैं ना कि नहीं, ये उससे 19 नहीं है, 21 है या 20 है। तो 20 जो था सो था। अब 2021 में थोड़ा सा उसको और प्रिकॉशनरी देखना है कि नहीं, 2020 जब हमें बचा लिया भगवान ने, 2021 भी बच के रहे। क्योंकि ना तो कोरोना खत्म हुआ है, और कोरोना खत्म होने के बजाय उसका एक नया म्यूटेंट वैरायटी आ चुका है। आप जानते ही होंगे, कोरोना वायरस अगर है तो बैक्टीरिया, उसमें क्या है, उसमें दो चीज है, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। यानी प्रोटीन का कैप्सिड है, तो कैप्सिड म्यूटेट हो गया और उसके ऊपर लिपिड का एक और लेयर बन गया है। तो अब आप समझिए, वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। पहले चाइनीज था और ये मतलब अंग्रेजन है, ठीक है। तो ये समझिए और ज्यादा ये आपको, ठीक है, रुला सकता है अगर आपने ढिलाई बरती तो। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था, आज के जो वीडियो लेक्चर में हम जो बताएंगे उससे आगे बताएंगे। जैसे हमने क्या किया था कि जो भी एनिमल फिजियोलॉजी में, खास करके ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर था, सबका वीडियो हमने आपको दे दिया। सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, नर्वस सिस्टम। उसका वीडियो हम थोड़ा सा होल्ड पे रख रहे हैं। अभी हम आपको प्लांट में जो 5 चैप्टर हैं, जिसमें कि वाटर ट्रांसपोर्ट है, जिसमें मिनरल न्यूट्रिशन है, जिसमें फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है और ग्रोथ और मूवमेंट है, उसमें हम आज एक चैप्टर का वीडियो आपको देने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। न्यू ईयर का पहला डे, ठीक है, और हम लोग फोटोसिंथेसिस से आज के डे की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि आज के डे के हिस्से में फोटोसिंथेसिस चैप्टर का वीडियो आपको दिया जाएगा। अब आप समझिए कि नया वर्ष है, फर्स्ट डे है, ठीक है, 1 तारीख है, 1 जनवरी है, ठीक है, और उस दिन मैं आपको फोटोसिंथेसिस दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? फोटोसिंथेसिस एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण आपको, हमको, सबको ऑक्सीजन मिलता है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो किसी को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। दुनिया में किसी भी एनिमल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और खुद प्लांट को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं सर, मैंने तो पढ़ा है बचपन में कि नहीं, प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेते, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आपने गलत पढ़ा या मतलब मिसकंसेप्शन होगा। देखिए, अगर रिस्पायरेशन की हम बात करेंगे तो रिस्पायरेशन में प्लांट हमेशा, एनिमल हमेशा, फंजाई हमेशा ही, बैक्टीरिया भी हमेशा ऑक्सीजन ही लेगा। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो दुनिया का, प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, एल्गी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर रिस्पायरेशन कर रहा है तो वो ऑक्सीजन ही लेगा। वो सिर्फ ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, और निकालेगा क्या? CO2। यानी कि दिन हो या रात हो, प्लांट हो या एनिमल हो, फंजाई हो या बैक्टीरिया हो, कोई भी रिस्पायरेशन में लेगा क्या? ऑक्सीजन, और निकालेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिस्पायरेशन है। बट प्लांट में, ठीक है, एक अलग मैकेनिज्म है, एक अलग तरह का मैकेनिज्म है, जिसके कारण ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और भोजन बनता है। उसके लिए CO2 लिया जाता है। यानी कि CO2 का यूज प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ना कि रिस्पायरेशन के लिए। और वो प्रोसेस चूंकि दिन में ही संभव है, दिन में ही पॉसिबल है, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, इसलिए कहा जाता है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि नहीं, दिन में पेड़ के नीचे सोना चाहिए। यानी कि पेड़ के नीचे सोना चाहिए, यानी कि अगर सराउंडिंग में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेगा? ले लेगा और शुद्ध ऑक्सीजन निकालेगा। लेकिन रात में क्या होगा? रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल भी रहा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ले भी नहीं रहा है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के छोड़ रहा है,
ठीक है, लेकिन वो ले नहीं रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रात में बंद है, तो वह प्लांट के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए बोला जाता है रात में पेड़ पौधे के अगल बगल में सोना नहीं चाहिए, लेकिन दिन में जरूर सोना चाहिए। तो आपको इतना तो आइडिया आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण ऑक्सीजन रिलीज होता है इन्वायरमेंट में। आपको पता होना चाहिए। देखिए ये चैप्टर जो है ये फोटोसिंथेसिस है, इसको हम इवोल्यूशन से 1 मिनट के लिए जोड़ेंगे। हम इसको इवोल्यूशन से जोड़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम 1 मिनट के लिए इवोल्यूशन से जोड़ेंगे। कैसे इवोल्यूशन से जोड़ेंगे? आपको एक क्वेश्चन आता है कि इस पृथ्वी पे लाइफ के ओरिजिन के लिए क्या जरूरी है। नंबर ए चॉइस में आपको देगा, ठीक है। ए में देगा आपको वाटर, बी में देगा ऑक्सीजन, सी में देगा बोथ, डी में देगा नन। आपको बिना डाउट का, बिना कंफ्यूजन का वाटर लगाना है। यानी कि अब देखिए कैसे ये है, ये जो फोटोसिंथेसिस जो है इसमें जो O2 रिलीज होता है, ये जो O2 निकलता है, ये O2 होता किसका है? ये होता है O2 वाटर का। ये O2 वाटर का होता है। इसलिए इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है? वाटर, ना कि ऑक्सीजन। यानी कि इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, क्या जरूरी है? H2O जरूरी है। इवोल्यूशन के लिए डायरेक्ट H2O जरूरी है। H2O रहेगा तो H2O से, ठीक है, इसका क्या होगा? इसका होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। और यहां से रिलीज होगा क्या? O2। और यही O2, ठीक है, फिर क्या होता है? यही O2 हर एनिमल, ठीक है, क्या होगा? टेकन बाय, ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, ऑल फंगस, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फॉर रिस्पायरेशन। और ये सब, ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है, इसमें क्या रिलीज करेंगे? रिलीज क्या करेंगे? रिलीज करेंगे CO2। और इस CO2 से फिर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो अब समझिए, ठीक है, कि लाइफ को ओरिजिन होने के लिए वाटर चाहिए। ओके, लाइफ को ओरिजिन होने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर से इवॉल्व होता है O2, और वही O2 प्लांट रिलीज करता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी आदमी को, ठीक है, अगर 100 पुत्र है, उसके आस पड़ोस अगर एक भी वृक्ष नहीं है, तो वो 100 पुत्र उसके जिंदा ही मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के। इसलिए कहा जाता है, एक स्लोगन लिखा रहता है दीवालों पे, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। इसलिए आप वृक्ष लगाइए, अर्थ को सेव कीजिए, इन्वायरमेंट को हरा भरा रखिए, ऑक्सीजन फुल रखिए, ऑक्सीजन की आपको कमी नहीं होगी। इस कोरोना काल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई, और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने के कारण, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होने के कारण कितने पेशेंट काल के गाल में समा गए। ठीक है, तो ये देखिए कि ऑक्सीजन की जो साइकिल है, जो कार्बन की साइकिल है, वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों पे डिपेंड करता है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो चैप्टर का कुछ आप वैल्यू तो आप समझ ही गए होंगे कि चैप्टर इवोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का संबंध इवोल्यूशन से भी है, फोटोसिंथेसिस का संबंध रिस्पायरेशन से भी है। ओके, तो चलिए फोटोसिंथेसिस में देखते हैं। कहता है कि ये फोटोसिंथेसिस जिस ऑर्गेनिज्म में होगा, पहले तो ये समझिए कि प्लांट्स में होगा, और ये बैक्टीरिया में भी होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होगा। यानी बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया का एक सब स्पीसीज क्या है, कहता है ये आपको साइनोबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट, ये सब में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि इतना तो मालूम चल गया कि ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस।
तो कहता है कि लाइट डिपेंडेंट एक प्रोसेस है, यानी फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस अकर्स इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, अकर्स इन ऑल ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, ऑल साइनोबैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया, ठीक है, इन विच फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टार्च क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देखिएगा एल्गी में जो फूड बनता है वो अलग अलग ढंग का बनता है, उसमें रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूं डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी कि फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च बाय कन्वर्टिंग रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर दूसरा डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच radiant energy of sunlight is converted into chemical energy in the form of food, in the form of starch. Clear? With evolution of O2 into the environment. जैसे आप डिफाइन कर सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है, आराम से 5-6 तरीके से डिफिनेशन दे सकते हैं। मेन है कंसेप्ट को समझना। तो फोटोसिंथेसिस, मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन को समझने के लिए केमिस्ट्री के कुछ टिप्स आपके ओठों पे होना चाहिए, केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट आपके ओठों पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इवोल्यूशन में एक पॉइंट बताना चाह रहा था, वो पॉइंट यहां पे एप्लीकेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। कहता है कि जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, ठीक है, स्टार्टिंग में जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था 4.6 बिलियन ईयर एगो, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था 4600 मिलियन ईयर एगो या 4.6 बिलियन ईयर एगो, तो कहता उस समय क्या था, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो था रिड्यूसिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर एंड मोर H2 एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं था इसलिए रिड्यूसिंग था, हाइड्रोजन ज्यादा था इसलिए भी रिड्यूसिंग था, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था इसलिए किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ही किसी चीज का बनना होता है। जब से, और फर्स्ट वर्ड क्या हुआ, फर्स्ट वर्ड ऑक्सीजन आया कैसे, बाय द साइनोबैक्टीरिया विद इवोल्यूशन ऑफ O2, यानी फर्स्ट O2 रिलीजिंग ऑर्गेनिज्म दुनिया का क्या था, साइनोबैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी था, जिसने फोटोसिंथेसिस में किसको रिलीज किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। और तब से लेके आज तक अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, और ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं होता, किसी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए साइनोबैक्टीरिया के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आपने सुना है सब साइनोबैक्टीरिया का ही, ठीक है, प्रोडक्ट है, उसी का, ठीक है, कंजुगेटिव प्रोडक्ट है, आगे का सीक्वेंशियली प्रोडक्ट है। यानी साइनोबैक्टीरिया ही सबका एक तरह से अल्टीमेट फादर है, उसके बाद कोई चीज डायरेक्ट ओरिजिन नहीं हुआ है, साइनोबैक्टीरिया ही डायरेक्ट ओरिजिन हुआ था। वो ऑक्सीजन को इवॉल्व किया, फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया, उसके पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या था, रिड्यूसिंग था। क्लियर है पॉइंट? तो समझिए कि फोटोसिंथेसिस ही इस ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट का क्या है, जन्मदाता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वाज, क्या बोलेंगे, साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? और आपको आश्चर्य होगा, भले वो माइक्रोस्कोपिक है, भले वो बैक्टीरिया के ग्रुप का एक मेंबर है, स्पेशल मेंबर है, लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल ए और बी ही पाए जाते हैं। ग्रीन प्लांट की तरह, बड़े प्लांट की तरह उसमें भी क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं, और उसी क्लोरोफिल ए और बी के कारण वहां भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर है पॉइंट? तो अब आप समझिए कि क्लोरोफिल ए और बी वहां भी पाया जाता है, लेकिन याद रहे वहां पे क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोप्लास्ट की तरह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता। वहां पे क्लोरोफिल ए और बी एक स्पेशल स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स,
यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए और बी तो होगा, लेकिन कहता है क्लोरोप्लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, और क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन सेल स्ट्रक्चर, इसलिए वहां पे क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, तो वहां पे उसके बदले क्या होता है, क्रोमेटोफोर। याद रखने के लिए सी फॉर क्रोमेटोफोर, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो एनालोगस स्ट्रक्चर होता है वो वहां पे क्या होता है, क्रोमेटोफोर होता है। क्लियर? और उसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो मैं इसके आगे बढ़ूं, यानी फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन आपको हो गया। अब देखिए कि फोटोसिंथेसिस जो हम डिफिनीशन डिफाइन कर लिए अच्छे से, तब अब हम लोग जानेंगे एक चीज, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या जानेंगे? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में हम लोग 6 पार्ट लेके चलेंगे। देखिए 6 पार्ट क्या लेके चलेंगे। एक तो लेके चलेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में, ठीक है, अभी डिटेल वही पे आगे हम बढ़ेंगे। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट होंगे, उसमें पहला पार्ट लाइट रिएक्शन, फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो होगा उसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे पहले C3 साइकिल, जिसको केल्विन साइकिल भी बोलेंगे, जिसको डार्क रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है, जिसको कार्बन एसिमिलेशन भी बोलेंगे, जिसको कार्बन रिडक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे C2 साइकिल, यानी फोटो डिस्पायरेशन, वो चौथा टॉपिक होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे C4 साइकिल, और फिर हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कर्व एंड एक्शन स्पेक्ट्रम कर्व। ये 6 टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तब जाके हमारा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस फिनिश होगा। और ये 6 टॉपिक को समझने के लिए आपको केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स में आज आपको स्टार्टिंग में ही दूंगा, उसको अगर याद रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, नहीं तो फोटोसिंथेसिस लोग 10 बार पढ़ लेता, उसको समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें 80% केमिस्ट्री का, ठीक है, वर्ड होता है, केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है, केमिस्ट्री की लाइन होती है, केमिस्ट्री की कंसेप्ट होती है। और बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर या बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे उस टाइम, ठीक है, केमिस्ट्री के कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करते। वो डायरेक्ट समझते हैं कि नहीं, टीचर समझते हैं डायरेक्ट बच्चे को आता होगा, और बच्चे को उसमें केमिस्ट्री का कंसेप्ट कोरिलेट नहीं हो पाता। इसलिए आपको आज ही के क्लास में मैं अभी जस्ट पहले आपको बता दूं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री का कुछ कंसेप्ट दूंगा, फिर वीडियो आगे दूसरा वीडियो आपको दूंगा। तो आज का जो, ठीक है, ये डिफिनेशन, ये पूरा बैकग्राउंड के बाद आज का जो मतलब टॉपिक है वो आपका है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये मैं आपको बता दूं कि इसको मैं एरो डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को एरो डायग्राम के द्वारा। एरो डायग्राम में क्या है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझने में, मतलब समझने में बहुत ही अच्छे से आसानी होगी, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, एकदम याद हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग किसके पास चलते हैं? हम लोग चलते हैं ग्रीन प्लांट के पास, ग्रीन प्लांट के पास, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में हम लोग चलते हैं ग्रीन लीफ के पास, ग्रीन लीफ के पास। ग्रीन प्लांट में हम लोग किसके पास चलेंगे? ग्रीन लीफ के पास। एक पत्ती आपने ले लिया, एक ग्रीन लीफ आपने ले लिया, ओके। तो ये जो ग्रीन लीफ है, उस ग्रीन लीफ में क्या है? तो कहता है कि उस ग्रीन लीफ में नीचे और ऊपर कोई भी लीफ ले लीजिए, किसी भी प्लांट का लीफ ले लीजिए। मैं वही लीफ देख रहा था कि अगर लीफ होता तो मैं आपको समझा देता। कहता है कोई लीफ है, उसके नीचे परत में, ऊपर के परत में, दोनों तरफ एपिडर्मिस होती है। लीफ के ऊपरी सरफेस को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, लीफ के निचली सरफेस को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। पढ़े हो गए आपने प्लांट एनाटॉमी में।
और दोनों के बीच में जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। क्या बोलते हैं? मीजोफिल टिश्यू। एक तरह से आपको ये मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी का भी कुछ रिवीजन हो जाएगा पॉइंट। तो देखिए यहां पे ग्रीन लीफ में अपर एपिडर्मिस और एक क्या होगा, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस। दो सरफेस होगा, दोनों के बीच में जो टिश्यू होगा वो निकल के आप क्या बोलिएगा, दोनों के बीच में जो टिश्यू होगा उसको क्या बोलेंगे? मीजोफिल टिश्यू। यहां पे देखिए, यहां पे एक और ट्रिक आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। मीजोफिल टिश्यू, अभी जस्ट बैकग्राउंड में आपको क्या बताया, जब उसका भूमिका बांध रहे थे तो मैंने बताया था सी से क्रोमेटोफोर, सी से क्लोरोफिल, सी से क्लोरोप्लास्ट, सी से साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट के बदले क्या पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों में, ठीक है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है। किसके बदले? क्लोरोप्लास्ट के बदले, ठीक है। और उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है, क्लियर है। ऐसे नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के, उसमें क्लोरोफिल को ए और बी में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, उसको बोलते हैं प्रोटोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कहता है, ये बड़े प्लांट की बात कर रहे हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीफ, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच जो टिश्यू है उसको क्या बोलते हैं? मीजोफिल टिश्यू। ये मीजोफिल टिश्यू डाइकॉट प्लांट में डिफ्रेंशिएटेड होता है। डाइकॉट प्लांट का जो लीफ होता है ना, वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहने का मतलब ये होता है कि डॉर्सल साइड में ही स्टोमाटा होता है, यानी निचले सरफेस पे ही सिर्फ स्टोमाटा होता है, ठीक है। और उसका मीजोफिल टिश्यू भी क्या होता है? डिफ्रेंशिएटेड होता है। डिफ्रेंशिएटेड मतलब स्पेशलाइज्ड होता है दो तरह के सेल में। एक को बोलते हैं स्पोंजी पैरेन्काइमा और एक को बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। ओके, यानी कि मीजोफिल टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड होगा किसमें? डिफ्रेंशिएटेड होगा किसमें? तो कहता है डिफ्रेंशिएटेड होगा डाइकॉट में, डाइकॉट प्लांट में, ठीक है। डाइकॉट प्लांट डिफ्रेंशिएटेड होगा और अनडिफ्रेंशिएटेड होगा किसमें? अनडिफ्रेंशिएटेड होगा किसमें? मोनोकॉट में। अनडिफ्रेंशिएटेड होगा मोनोकॉट, डिफ्रेंशिएटेड होगा डाइकॉट में, अनडिफ्रेंशिएटेड होगा मोनोकॉट। कहता है डाइकॉट प्लांट के लीफ को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और इसको बोलते हैं आइसो बायलैटरल लीफ, आइसो बायलैटरल लीफ। तो देखिए यहां पे आप ये याद रखिएगा, डी डी डी, 3D, क्या याद रखिएगा? 3D। तो ये आपको याद रहेगा। तो कहता है डिफ्रेंशिएटेड, किसमें डिफ्रेंशिएटेड होगा ये? कहता है किसमें डिफ्रेंशिएटेड होगा? कहता है ये दो तरह के टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड होगा। कौन कौन? तो कहता है पेलिसेड पैरेन्काइमा, पेलिसेड पैरेन्काइमा, पेलिसेड पैरेन्काइमा प्लस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पेलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यानी कि जो मीजोफिल टिश्यू है वो दो तरह के सेल में, दो तरह के स्पेशल पैरेन्काइमा सेल में डिफ्रेंशिएटेड होगा। एक का नाम क्या होगा? एक का होगा पैलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरे का नाम क्या होगा? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। देखिए दोनों का, ठीक है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए। ये देखिए, ये स्पंज रसगुल्ले की तरह बिल्कुल स्पॉन्जी, ठीक है, इस तरह का होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और पैलिसेड पैरेन्काइमा बिल्कुल एकदम रॉड लाइक, ये देखिए, ये ऐसे करके ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगा। इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस होगा। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। बट ध्यान दीजिएगा, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होगा, इसमें भी, ये सेल है, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा आप जानते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। तो कहता है कि इसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट है। तो अब आइए, यानी कि कहता है, ठीक है, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा हो या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो, इसके अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए कुछ आपको अब झलक आने लगी, ये क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट
हमारा पास आने लगा। ये लीजिए क्लोरोप्लास्ट हम बना देते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ऐसा भी नहीं होता है कि इनर जो लेयर होता है वो ठीक है कोई प्रोजेक्टेड होता है अंदर की तरफ, नो, इंटैक्ट होता है। डबल लेयर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तक हमने आपको यहां पे लाया, ठीक है। अब देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का कुछ झलक आने लगा, यानी क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें बहुत कुछ देखना है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो कहता है इसके अंदर में, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन के अंदर में ये आपका क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, ये आपका क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बीच का जो स्पेस होता है वो 200 से 300 डिग्री, 300 एंगस्ट्रॉम होता है, ओके। और कहता है कि ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ओके। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक लिक्विड होती है, एक फ्लूइड की मात्रा होती है अच्छी खासी, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ऐसे मैं आपको बता दूं, कहीं भी किसी सेल ऑर्गेनेल के अगर अंदर में अगर फ्लूइड हो तो उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। लेकिन चूंकि मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये टर्म यूज हो चुका है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर के लिक्विड को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसको हम लोग प्लास्टिडियल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिडियल मैट्रिक्स। तो बताइए स्ट्रोमा का दूसरा नाम क्या होगा, प्लास्टिडियल मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है पॉइंट। तो अब देखिए क्या था ये स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा क्या होता है मालूम है, प्रोटीनेशियस होता है, ये इंजाइमेटिक होता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रोमा में एक इंजाइम होगा, इस स्ट्रोमा में एक ऐसा इंजाइम होगा जो दुनिया का मोस्ट एबंडेंट इंजाइम है। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, एकदम गारंटेड क्वेश्चन है नीट का। यहां से पूछेगा कि मोस्ट एबंडेंट इंजाइम ऑन द अर्थ इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इज, आपको बोलना है रूबिस्को। रूबिस्को इंजाइम, बताएंगे इसका सारा कुछ अगले वीडियो में, बट इतना जान जाइए इसका पूरा नाम है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसको प्यार से शॉर्ट में निक नेम के रूप में बोलते हैं रूबिस्को। तो ये आपको याद रखना है। और आप जानते हैं कोई भी इंजाइम होगा, चाहे आपके बॉडी में हो चाहे प्लांट के बॉडी में हो, ऑल इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन फॉर नीट। यानी ऑल इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन, राइबोजाइम, जो कि प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता, वो राइबोसोम का बना होता है, आरएनए का बना होता है, ठीक है। तो कहता है कि मोस्ट एबंडेंट इंजाइम इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, क्या बोलिएगा, रूबिस्को, विच इज फाउंड इन स्ट्रोमा ऑफ एवरी क्लोरोप्लास्ट। तो बताइए ये स्ट्रोमा क्या है, इंजाइमेटिक है। इंजाइमेटिक अगर कोई चीज है तो वो क्या होगा जी, प्रोटीनेशियस होगा, प्रोटीनेशियस होगा। और ये प्रोटीनेशियस जो होगा इसमें कौन सा एंजाइम है, तो कहता है रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम। और इसी रूबिस्को एंजाइम के कारण क्या होगा जी, डार्क रिएक्शन होगा। क्या होगा, डार्क रिएक्शन। क्लियर, डार्क रिएक्शन। और क्या बोलेंगे डार्क रिएक्शन को, C3 साइकिल, ठीक है, या क्या बोलेंगे, कैल्विन साइकिल, देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर। अब देखिए इसमें, अब देखिए और क्या है, कहता है इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कॉइन लाइक जो है एक स्ट्रक्चर है, हम एक की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड। क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड। यानी कि स्ट्रोमा में जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड। ये थाइलेक्वाइड जो आप देख रहे हैं, ओके, ये थाइलेक्वाइड जो है, थाइलेक्वाइड के बारे में कहा जाता है कि एक सिक्के की तरह का स्ट्रक्चर है, ओके। ये थाइलेक्वाइड के किनारे पे, पहले तो ये जानिए कि थाइलेक्वाइड सिक्के की तरह का स्ट्रक्चर है, एक सिक्के, दूसरा सिक्का, तीसरा, ऐसे करके हम सिक्कों का ढेर लगा देंगे। उसी तरह से हम क्या बोलेंगे, स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड।
तो स्ट्रोमा में स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड जो होता है, ये देखिए, एक थाइलेक्वाइड, दूसरा थाइलेक्वाइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके थाइलेक्वाइड का जो स्टैक्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं डियर ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। उसको बोलते हैं ग्रेनम। ओके, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। यानी कि ग्रेनम इज मेड अप ऑफ स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड। स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड यानी ग्रेनम इज मेड अप ऑफ स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड। क्लियर है? यानी कि एक थाइलेक्वाइड, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके जो स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और ग्रेनम सिंगुलर है, ग्रेनम का प्लूरल क्या होगा? ग्रेनम। एक ग्रेनम, ध्यान से सुनिएगा, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से अटैच होगा एक लैमेली से, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है? या इसको बोलते हैं फ्रेट्स, इसको बोलते हैं फ्रेट्स। ओके, स्ट्रोमा लैमेली और फ्रेट्स, यानी एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा होगा फ्रेट्स के द्वारा, स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब ये जो आप थाइलेक्वाइड देख रहे हैं, इसी पे सारा कुछ है। यही है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। स्पेशली देखिए, स्ट्रोमा साइट था किसका? डार्क रिएक्शन का, C3 साइकिल का, केल्विन साइकिल का। लेकिन ग्रेनम जो है वो साइट है किसका? लाइट रिएक्शन का। यानी कि ग्रेनम अगर लाइट रिएक्शन का साइट है तो ग्रेनम के अंदर क्या है? थाइलेक्वाइड। यानी थाइलेक्वाइड है साइट किसका? लाइट रिएक्शन का। और यही दोनों तो होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों मिला के फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्रेनम है, दिस इज द साइट ऑफ, क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को ही आप क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन। इसी को आप क्या बोलते हैं? ठीक है, इसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। और कहता है ये जो थाइलेक्वाइड है, ये थाइलेक्वाइड, मान लीजिए अगर ये थाइलेक्वाइड है तो यहां किनारे पे, थाइलेक्वाइड के किनारे पे, ये जो देख रहे हैं ये थाइलेक्वाइड के किनारे पे, ठीक है, कहता है पूरे पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होते हैं? पिगमेंटेड स्ट्रक्चर। थाइलेक्वाइड के किनारे पे पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इस पिगमेंटेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं वो आपको रटाएंगे, नहीं आपको समझाएंगे। यानी कि अब आप समझ गए कि स्ट्रोमा के अंदर में क्या होगा? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होगा। उस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? थाइलेक्वाइड। ओके, थाइलेक्वाइड के स्टैक्स को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा होगा किसके द्वारा? तो कहता है स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। थाइलेक्वाइड के किनारे पे, बिल्कुल जैसे सिक्के के किनारे पे देखिएगा थोड़ा सा हल्का उभरा हुआ पोर्शन होता है, उसी तरह थाइलेक्वाइड के किनारे पे पिगमेंटेड मास होता है। पिगमेंटेड मास अगर बोले तो पिगमेंटेड मास में पिगमेंट ही हो तो होगा। वो पिगमेंट का काम क्या होगा? उस पिगमेंट का काम होगा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। आप जानते हैं लाइट एनर्जी को क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी को, ये मतलब अगर कोई पूछे व्हाट इज लाइट, तो लोग बोलते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक डिफिनेशन है उसके। एक डिफिनेशन में ये कहा जाता है कि लाइट इज द स्ट्रीम ऑफ इनर्जेटिक पार्टिकल्स। तो लाइट अगर स्ट्रीम है, इनर्जेटिक पार्टिकल्स का एक धारा है, एक स्ट्रीम है, एक कंटिन्यूटी है, उस एक इनर्जेटिक पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटोन। यानी कि लाइट अगर इनर्जेटिक पार्टिकल का कंटिन्यूअस स्ट्रीम है तो उसका एक पार्टिकल कहलाता है फोटोन। और एक फोटोन में जितनी एनर्जी होती है उसको बोलते हैं क्वांटम। और क्वांटम का प्लूरल है क्वांटा। और क्वांटा को एब्जॉर्ब करने वाला स्ट्रक्चर के लिए ग्रीक वर्ड यूज होता है सोम, इसलिए उसका नाम है क्वांटासोम या क्वांटासोम बोलिए, क्वांटाजोम बोलिए। यानी कि बताइए, ये नाम आपका क्लियर हो गया। ये जो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, इस पिगमेंटेड स्ट्रक्चर का क्या नाम है? क्वांटाजोम। इसका नाम है क्वांटाजोम, ठीक है। ये है हमारा क्वांटाजोम। क्लियर है पॉइंट? क्वांटाजोम यानी कि थाइलेक्वाइड के किनारे पे, ये हम किसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है? एक सिंगल थाइलेक्वाइड का। इस थाइलेक्वाइड के किनारे पे जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है क्वांटाजोम। क्लियर हो गया पॉइंट? ये क्वांटाजोम का खोज किया है पार्क एंड बिगिंस। पहले पता नहीं, पहले के साइंटिस्ट के माँ बाप को नाम भी नहीं मिलता था। एक पार्क है, एक बिगिंस है, यानी आपके घर के बगल का पार्क शुरुआत होती है, रख दिया, उसी में खेलने गया होगा बच्चा, रख दिया पार्क एंड बिगिंस। तो पार्क एंड बिगिंस याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वांटाजोम
पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। ये बात पार्क एंड बिगिंस ने ही बोला था। और ये है क्या क्वांटासोम? पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। तो कहता है यहां पे 3 तरह के पिगमेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है तो 3 तरह के पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लस, क्लोरोफिल ए प्लस, क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटीनॉइड्स। और कैरोटीनॉइड्स में आप जानते हैं कैरोटीन और प्लस जेंथोफिल, जेंथोफिल, ठीक है, कैरोटीन प्लस जेंथोफिल। यानी कि ये जो क्वांटासोम है ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। बस अब इसी के बारे में 2 मिनट के अंदर में सारा कुछ देखना है, यही मेन चीज है। यहीं पे फोटोसिंथेसिस का साइट जो टॉपिक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो फिनिश होगा। तो यहां पे थोड़ा सा और धैर्य रखना है, मात्र 2 मिनट। कहता है ये जो क्वांटासोम है, जो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, इसमें मेन पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होता है 2 तरह का, एक क्लोरोफिल ए, मैं इधर लिखता हूं क्लोरोफिल ए, ठीक है, और दूसरा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी। मैं इसको मिटाता हूं तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ मैं इसको मिटाता हूं इतना दूर, ये आप ट्रिक जो था नोट कर लेंगे। ये देखिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है। और ये इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। तो एक तरह से पिगमेंट कितने हो गए? क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों मिला के कैरोटीनॉइड्स। यही 4 पिगमेंट मिला के आप क्या बोलते हो? इसी 4 पिगमेंट को मिला के आप क्या बोलते हो? क्वांटासोम, क्वांटासोम। अब देखो कुछ भी नहीं है, कहता है पहले तो इसका फॉर्मूला आप देख लो, ठीक है। C55 H72 O5 N4 Mg। दूसरा इसका C55 H70 O6 N4 Mg। इसका C40 H56, इसका C40 H56 O2। ओके, यानी कि क्लोरोफिल ए जो है उसमें होता है मिथाइल ग्रुप। इसमें कौन सा ग्रुप होता है? मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इसमें होता है मिथाइल ग्रुप। और क्लोरोफिल बी में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप। यानी क्लोरोफिल ए से बी में 1 ऑक्सीजन ज्यादा होगा, 2 ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल ए में क्या पाया जाता है? मिथाइल ग्रुप। और क्लोरोफिल बी में क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप। कोई अगर पूछेगा भी तो बोलना है केमिकली क्लोरोफिल ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। उसमें क्या? मिथाइल ग्रुप, इसमें क्या? एल्डिहाइड। क्लियर है पॉइंट? और ये कैरोटीन C40H56, उसमें O2 लगा दो, ये बन जाएगा। अब सुनो क्या बात है, कहता है क्लोरोफिल ए और बी में, क्लोरोफिल ए और बी में, क्लोरोफिल ए के अंदर 2 स्पेशल रिएक्शन सेंटर होते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल किस रेंज के लाइट को ले सकता है? कहता है जिस रेंज के लाइट को क्लोरोफिल लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलेंगे पार, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। द रेंज ऑफ लाइट, ठीक है, विच इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल इज नोन एज पार, photosynthetic active radiation, and that is the range between 400 से 700 नैनोमीटर, यानी 4000 से 7000 एंगस्ट्रम। ओके, तो कहता है कि ये जो एब्जॉर्ब करेगा ना, तो ये पार को एब्जॉर्ब करेगा। पार, ये पार क्या होता है जी? पार होता है 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है, या इसको क्या बोलोगे? 4000 से 7000 एंगस्ट्रम। मैं आपको बता दूं
ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है, एकदम परमानेंट रिपीटेड क्वेश्चन है नीट का। और ये भी आपका नीट का क्वेश्चन रहा, ठीक है, कि किस में मिथाइल ग्रुप, किस में एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहां फिर से दो क्वेश्चन आपको नीट के लिए बता रहे हैं, संभावित क्वेश्चन। ये क्वांटाजोन इस रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब आप देखिए 400-700 को एब्जॉर्ब करेगा। अब यहां पे लास्ट ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट? क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि क्लोरोफिल ए के अंदर में दो रिएक्शन सेंटर होता है। क्लोरोफिल ए के अंदर में दो रिएक्शन सेंटर होता है। क्लोरोफिल ए के अंदर में, ठीक है, दो रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है, रिएक्शन सेंटर 1 और रिएक्शन सेंटर 2, ठीक है। तो आप कहोगे कि जब क्लोरोफिल ए के अंदर में दो रिएक्शन सेंटर होता है, उसी दोनों रिएक्शन सेंटर से सारा लाइट रिएक्शन होना है, तो ये क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल क्या मुंह देखने के लिए रहते हैं? क्या करने के लिए रहते हैं? क्या वहां डांस करने के लिए रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फोटोसिंथेसिस में के करने में कोई बाराती नहीं चाहिए, कोई डांस करने वाला नहीं चाहिए, लेकिन सुरक्षा देने वाला चाहिए। यानी क्लोरोफिल बी भी एक तरह से क्लोरोफिल ए का एसेसरी पिगमेंट है, लेकिन कैरोटीन, जेंथोफिल दोनों का एसेसरी पिगमेंट है। यानी कैरोटीन और जेंथोफिल क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को पहले अपने पास लेता है और वहां से रिफ्लेक्टेड लाइट को देता है। किसको? क्लोरोफिल ए और बी को। इससे क्लोरोफिल ए और बी का बचाव हो जाता है। अगर डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पड़ता तो वहां पे क्लोरोफिल जल जाता। उसको बोलते हैं सोलेराइजेशन। क्या बोलते हैं? सोलेराइजेशन ऑफ क्लोरोफिल। ओके, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही जल जाता तो फिर तो रिएक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी क्लोरोफिल को बचाता है कौन? कैरोटीन और जेंथोफिल। इसलिए क्लोरोफिल ए और बी के साथ, क्लोरोफिल ए के साथ हमेशा क्लोरोफिल बी होगा और उसके साथ हमेशा होगा कौन? कैरोटीन और जेंथोफिल। होगा ही होगा, हमेशा होगा, ठीक है। तो कहता है क्लोरोफिल ए का दो सेंटर, एक रिएक्शन सेंटर 1, एक रिएक्शन सेंटर 2। पहले तीन दोनों में अंतर क्या है? कहता है जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर 2। और जो, इसको भी मैं मिटा देता हूं आपको, ठीक है, मिटाता हूं, ये तो लास्ट है। और जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर 1। ओके, तो रिएक्शन सेंटर 1 जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट से स्टिमुलेट होता हो, एब्जॉर्ब करता हो, एक्साइटेड होता हो, और जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट से स्टिमुलेट होता हो उसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन सेंटर 2। इसको याद रखने के लिए भी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, 2 मिनट रुक जाइए। कहता है कि इसके साथ क्या होगा? ये रिएक्शन सेंटर 1 यानी कि रिएक्शन सेंटर 1 प्लस कैरोटीन प्लस जेंथोफिल। फिर इधर क्या? रिएक्शन सेंटर 2 प्लस कैरोटीन प्लस जेंथोफिल। ये मिलाकर के एक सिस्टम बनाता है, उसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 1, और ये बनाता है उसको बोलेंगे फोटो सिस्टम 2। यानी ये हो गया PS1 और ये हो गया PS2। PS1 और PS2। PS1 को बोलते हैं P700 और इसको बोलते हैं P680। P680। अब देखिए कैसे बोलिएगा, कैसे याद रखिएगा। 700 में 0 को हटा दीजिए, एक डिजिट PS1। 680 में 0 को हटाइए, 2 डिजिट बचता है PS2। यानी कि रिएक्शन सेंटर 2 68, 2 डिजिट बच गया 0 को हटाने के बाद, यहां 0 को हटाने के बाद, ठीक है, एक डिजिट बचता है PS। रिएक्शन सेंटर 1, रिएक्शन सेंटर 2। रिएक्शन सेंटर 1 के साथ कैरोटीन प्लस जेंथोफिल, फोटो सिस्टम 1। रिएक्शन सेंटर 2 के साथ कैरोटीन प्लस जेंथोफिल, फोटो सिस्टम 2। यही फोटो सिस्टम 1 और 2 पे हमारा क्या होगा? पहले लाइट रिएक्शन होगा और स्ट्रोमा में क्या होगा? डार्क रिएक्शन। ये था आपका पहला टॉपिक, जो बड़ा टॉपिक था वो था आपका क्या? यानी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगले वीडियो में, ये वीडियो चूंकि बड़ा हो गया तो अगले वीडियो में पहले हम क्या करेंगे? लाइट रिएक्शन से पहले पहले केमिस्ट्री का कुछ कंसेप्ट बताएंगे। यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से रटना है, हमेशा के लिए रटना है,
अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए भी अगर बढ़िया समझना है तो आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। उस वीडियो में पहले मैं केमिस्ट्री का कंसेप्ट बताऊंगा, फिर लाइट रिएक्शन बताऊंगा, फिर उसके अगले वीडियो में डार्क रिएक्शन, फिर उसके अगले वीडियो में C2 साइकिल, फिर उसके अगले वीडियो में C4 साइकिल। इस तरह से 7 से 8 वीडियो इस चैप्टर में होगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अगेन हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगले वीडियो।